नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएसएमपीजी कॉलेज, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज, आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल @लर्न ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपसे इस वीडियो में नेट जेआरएफ एग्ज़ाम के बारे में कि इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, एज क्या होती है, शुल्क कितनी होती है, क्या पाठ्यक्रम होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों। और इस एग्ज़ाम के बारे में बात करने के बाद हम सेट पेपर भी हल करने की कोशिश करेंगे, तो हम उसे आगे भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलो हम देख लेते हैं आज कि नेट जेआरएफ एग्ज़ाम क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। यूजीसी नेट किसी भी सरकारी या प्राइवेट कॉलेज में, ठीक है, यहाँ पे कॉलेज मतलब डिग्री कॉलेज, यानी कि बीए एमए में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए, सरकारी या प्राइवेट कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी करने के लिए एक अनिवार्य परीक्षा है। ठीक है। नेट का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा। यानी इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद आप पूरे भारत देश में अगर कहीं से भी डिग्री कॉलेज में सरकारी प्रोफेसरों के लिए जो वैकेंसी निकलती है उसके लिए आप योग्य हो जाते हैं। जेआरएफ यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप, इसका मतलब ये है कि अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद या जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद अगर आप कहीं पर पीएचडी करने जाते हैं तो आपको फेलोशिप के रूप में प्रति माह कुछ धनराशि प्राप्त होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की ओर से इस परीक्षा का आयोजन किया जाता है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन मतलब यूजीसी, ठीक है, एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी किया जाता है, जो आपकी सहायक प्रोफेसर या जूनियर रिसर्च फेलोशिप के पद के लिए पात्रता का प्रमाण देता है। ठीक है। यूजीसी नेट एग्ज़ाम 1989 और 90 से शुरू की गई थी और शुरुआत से ये परीक्षा दो हिस्सों में ली जाती थी। ठीक है, दो हिस्सों में ली जाने का मतलब है फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, दो हिस्सों में ली जाती थी। मगर जून 2019 से दोनों पेपर के बीच कोई समय नहीं होगा जो पहले मिला करता था। ठीक है, पहले पहले होता था फर्स्ट पेपर होता था, इसके बाद कुछ समय का गैप होता था, इसके बाद आपका सब्जेक्टिव पेपर होता था यानी कि सेकेंड एग्ज़ाम होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आपको एक ही साथ 3 घंटे के लिए पेपर खुलता है ऑनलाइन मोड पर और आपको दोनों पेपर एक साथ करने होते हैं, यानी बीच में कोई समय नहीं मिलता है। ये कब से? 2019 से। यूजीसी नेट एग्ज़ाम के परिणाम की वैधता है जो जेआरएफ के लिए सिर्फ 3 वर्ष है, जबकि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लाइफ टाइम है। यानी अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं इस एग्ज़ाम को देने के बाद तो ये केवल 3 साल के लिए मान्य रहता है, जबकि अगर आप नेट क्वालिफाई करते हैं यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो ये लाइफ टाइम मान्य रहता है। आगे देखते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की स्थापना 1956 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसकी स्थापना नवंबर 2017 में की गई थी और इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। के माध्यम से यानी कि एनटीए के माध्यम से साल में 6 माह के अंतराल पर 2 बार आयोजित की जाती है, यानी कि एक साल में 2 बार पेपर होते हैं। ठीक है, पहला मार्च में नोटिफिकेशन आता है और जून में पेपर होता है, और दूसरा सितंबर में आती है नोटिफिकेशन और दिसंबर में पेपर होता है। ठीक है, लेकिन कोरोना की वजह से ये सिस्टम थोड़ा गड़बड़ा गया था, इसलिए 2-3 बार केवल एक ही बार पेपर हुआ है 1 वर्ष के दौरान। आगे देखते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पर बता दूँ आपको कि पहले जो ये एग्ज़ाम है नेट जेआरएफ का, इसे कंडक्ट कराता था CBSE
CBSE यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, पहले ये कराता था, लेकिन 2018 से NTA कराने लगा ये एग्ज़ाम, यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ये एग्ज़ाम कराने लगी। आगे देख लेते हैं UGC नेट हेतु उम्मीदवारों की योग्यता क्या होनी चाहिए, इसे भी हम देख लेते हैं। जो भी उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं उन्हें किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातकोत्तर यानी MA में कम से कम 55% या उससे अधिक पास होना आवश्यक है। ठीक है, तो 55% आप याद रखेंगे कि 55% होना चाहिए या उससे अधिक होना चाहिए। जो अभ्यर्थी वर्तमान पोस्ट ग्रेजुएशन यानी MA के फाइनल एग्ज़ाम में फाइनल ईयर में हैं या परिणाम की प्रतीक्षा में हैं, वो भी नेट परीक्षा देने हेतु पात्र हैं। यानी कि अगर आप MA कर रहे हैं तो आप अपीयरिंग में पेपर दे सकते हैं। ठीक है, UGC द्वारा अप्रूव्ड विषयों जैसे सामाजिक विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान में परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी जिन्होंने 55% से अधिक हैं वो भी परीक्षा हेतु मान्य होंगे। अन्य बैकवर्ड क्लासेस संबंधित अभ्यर्थियों जिन्हें 50% अंक प्राप्त हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो जनरल कैटेगरी है या अनारक्षित वर्ग है उसके लिए 55% होने चाहिए, और OBC, SC, ST इनके लिए कितने होने चाहिए, मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए आपके MA में, तब ये आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। मिनिमम 50% होना चाहिए जो रिजर्व कैटेगरी है, और अधिकतम कितने भी हो सकते हैं, और जनरल के लिए 55% होना चाहिए मिनिमम, और अधिकतम कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, जिन उम्मीदवारों ने 19 सितंबर 1992 तक अपनी मास्टर्स डिग्री कंप्लीट कर ली है और PhD धारक हैं तो उन्हें भी 5% की छूट दी जाती है। यानी अगर 1992 से पहले आपने मास्टर डिग्री कंप्लीट की है और PhD भी कर ली है तो 5% आपको छूट दी जाती है। यानी कि 5%, अगर आपका 50% है MA पोस्ट ग्रेजुएशन तो भी आप दे सकते हैं इस पेपर को। आयु सीमा की बात करें तो यदि उम्मीदवार असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन करते हैं तो इसके लिए अधिकतम आयु की सीमा नहीं है। यानी कि अगर आप केवल नेट के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं तो कोई आयु सीमा नहीं है, यानी कि आप 62 वर्ष तक भी इस पेपर को दे सकते हैं। लेकिन जो भी जनरल कैटेगरी, यानी कि अगर आप JRF के लिए एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें कुछ एज लिमिट है। जो भी जनरल कैटेगरी उम्मीदवार JRF के लिए आवेदन पत्र भरेंगे उनकी अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, इससे अधिक होने पर वे पात्र नहीं माने जाएंगे। वहीं SC, ST, OBC, PWD, ट्रांसजेंडर, ठीक है, और महिला कैटेगरी के अभ्यर्थियों को 5 साल तक की छूट देने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, यानी कि अब जो जनरल कैटेगरी के लिए भी बढ़ा दी गई है वो 30+1 कर दी गई है, यानी 31 वर्ष तक जनरल कैटेगरी के पेपर दे सकते हैं JRF का। लेकिन SC, ST, OBC, PWD, ट्रांसजेंडर और महिला कैटेगरी के जो भी अभ्यर्थी हैं वे 5 साल तक की छूट दी गई है। यानी कि वो अब क्या कर सकते हैं, 31+5 यानी कि 36 साल तक JRF के लिए पेपर दे सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, उस हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि आप JRF के एग्ज़ाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते। वो उम्मीदवार जो LLM की डिग्री ले रहे हैं उन्हें अधिकतम आयु 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। यानी कि वो अब 31+3 यानी कि 34 साल तक पेपर दे सकते हैं JRF के लिए जो LLM की डिग्री कर रहे हैं। वो उम्मीदवार जो संबंधित विषय में शोध कर चुके हैं उन्हें रिसर्च करने पर लगे समय अवधि के बराबर छूट प्रदान की जाती है। ठीक है, यदि आपने रिसर्च कर रखा है उस पेपर से संबंधित या उस विषय से संबंधित तो आपको जितने वर्ष आपको शोध करने में समय लगा है उतना आपको छूट दी जाएगी।
ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ कुछ परीक्षा का नाम और योग्यताएं दी गई हैं, जैसे कि विभाग, यानी कि नेट JRF का एग्ज़ाम कराता कौन है, तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराती है। ऑफिशियल वेबसाइट इसकी है http://UGCnet.nta.nic.in। एग्ज़ाम टाइप नेशनल लेवल, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर इस परीक्षा का आयोजन किया जाता है। यानी भारत देश के जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ से सभी अप्लाई कर सकते हैं। पेपर की भाषा 2 भाषाओं में रहता है, ये हिंदी और इंग्लिश में होती है। पहले ये भाषा केवल पेपर इंग्लिश में हुआ करता था, लेकिन इसके बाद फिर हिंदी भाषा को भी जोड़ दिया गया। प्रश्नों के प्रकार इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आते हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब आप समझते हैं कि मान लीजिए क्वेश्चन हो गया, इसके बाद आपके पास 4 विकल्प होते हैं, A B C D, ठीक है। 4 विकल्प भी हो सकते हैं, 5 विकल्प भी हो सकते हैं। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम होता है। और एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन मोड में होता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड होता है, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड यानी CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है ये, ठीक है। ऑफलाइन एग्ज़ाम बंद कर दिया गया है 2019 से। इसमें मार्किंग की बात करें तो हर सही जवाब पर आपको 2 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ मैं बता दूं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, यानी कि अगर आपका गलत जवाब होता है तो उसके लिए आपका नंबर नहीं काटा जाता है, लेकिन सही होता है तो आपको 2 नंबर मिलते हैं एक प्रश्न के लिए। यहाँ भी कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं, आपको बताने की कोशिश की गई है, ठीक है। प्रश्न पत्र, समय सीमा, प्रश्नों की संख्या, जनरल कैंडिडेट और आरक्षित वर्ग। पेपर 1 की बात करें तो समय सीमा इसमें 60 मिनट होती है, ठीक है। 50 प्रश्न आते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए उत्तीर्ण करना जरूरी है इसे, ठीक है। तो इसमें 40 अंक होने चाहिए, यानी कि जो जनरल कैटेगरी के बच्चे होते हैं वो अगर 20 क्वेश्चन सही करते हैं तभी इस पेपर के नंबर उसमें काउंट किए जाते हैं। अगर आप नहीं करते हैं तो एक काउंट आपके सेकेंड पेपर में नहीं होंगे। तो 40 नंबर आपको होने चाहिए। वहीं अगर हम बात करें आरक्षित वर्ग की, यानी कि SC ST OBC PWD की बात करें तो उनके 35 अंक होने चाहिए, यानी कहने का मतलब है कि लगभग 18 क्वेश्चन उनके सही होने चाहिए, ठीक है। पेपर 2 की बात करें अगर, पेपर 2 मतलब आपका सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट से आपने MA किया है, ठीक है, किया है या कर रहे हैं, इसमें आपको 120 मिनट का टाइम मिलता है, ठीक है। यानी कि 60 और 120 आपको 3 घंटे का पेपर होता है। इसमें 100 प्रश्न आते हैं। पेपर 1 में 50, पेपर 2 में 100 प्रश्न आते हैं। और इसमें आपको मिनिमम 80 अंक प्राप्त करना तो ज़रूरी है, यानी कि आपके लगभग 40 क्वेश्चन सही होने चाहिए जनरल कैटेगरी में, ठीक है। और 70 क्वेश्चन आरक्षित वर्ग, 70 नंबर यानी कि 35 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए आरक्षित वर्ग के लिए। लेकिन दोस्तों ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि अगर आप इतना हल कर लेते हैं तो आप नेट क्वालिफाई माना ही जाता है, ठीक है। वो तो मेरिट के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने बच्चे अपीयर हो रहे हैं और किस हिसाब से एग्ज़ाम आया है, उस हिसाब से नेट और JRF क्वालिफाई कराए जाते हैं। यहाँ पर मैं बता दूं कि जितने भी बच्चे टोटल, यानी कि अगर हम कहें कि 100 बच्चे अगर इसमें अपीयर हो रहे हैं तो 100 में से 6 बच्चों का नेट क्वालिफाई होता है और 1.5% बच्चों का JRF क्वालिफाई होता है। तो आप समझ सकते हैं कि काफ़ी टफ एग्ज़ाम होता है ये। आगे और बात कर लेते हैं। आयोजनकर्ता NTA कराती है इसे, ये हमने पहले भी बताया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा कराया जाता है। परीक्षा के स्तर की बात करें तो ये नेशनल लेवल का होता है, यानी राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाने वाली परीक्षा है। आयोजित की जाती है वर्ष में 2 बार 6 माह के अंतराल पर, यह भी हमने बताया। मार्च में नोटिफिकेशन आता है पहला, जून में पेपर होता है, सितंबर में नोटिफिकेशन आता है और दिसंबर में पेपर होता है। परीक्षा पत्र देखें तो ऑब्जेक्टिव टाइप है, जो हमने पहले भी बताया। परीक्षा का मोड ऑनलाइन होता है, ये भी हमने बताया। आयु की बात करें तो JRF के लिए 30 वर्ष, सामान्य के लिए यानी 31 वर्ष है अब,
और आरक्षित वर्ग के लिए यानी SC ST OBC PWD और महिला कैटेगरियों के लिए 36 वर्ष, ठीक है। और असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि केवल अगर आप नेट के लिए जा रहे हैं तो इसमें कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है, आप 62 साल तक भी इस पेपर को दे सकते हैं, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती, ठीक है। आगे देखते हैं। जो नेट JRF का एग्ज़ाम होता है वो 82 विषयों के लिए होता है, ठीक है। और अपने सब्जेक्ट या रुचि के अनुसार इनमें से आप एक का चयन कर सकते हैं, यानी जिससे आप MA किया है आपने या कर रहे हैं उस सब्जेक्ट से आप MA ये नेट JRF का एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है, ये भी हमने बात की। ये दोनों ही ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होते हैं। पेपर 1 सामान्य ज्ञान का होता है जो सभी के लिए होता है, पेपर 1 तो अनिवार्य ही होता है, ठीक है। वहीं दूसरा पेपर आपका चुने गए विषय के अनुसार होता है, यानी कि जो आप MA जिस सब्जेक्ट से आपने किया है या कर रहे हैं उसी का आप चुनाव करते हैं और उसी से संबंधित आपका दूसरा पेपर होता है। ये परीक्षा अब ऑनलाइन कराई जाती है, यानी कि CBT यानी से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है ये, ठीक है। अब वहीं हम पेपर प्रथम के पाठ्यक्रम की बात करें तो उसे भी हम देख लेते हैं। ये जनरल पेपर होता है यानी सामान्य प्रश्न होता है, सामान्य प्रश्न पत्र होता है ये। इसमें 10 इकाइयाँ होती हैं और 50 प्रश्न आते हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए हमने बताया दो नंबर यानी कि 2 मार्क्स आपके अलॉट किए जाते हैं, 2 नंबर आपको दिए जाते हैं और नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है। तो पेपर प्रथम का जो सिलेबस है उसे हम देख लेते हैं। 10 यूनिट हैं, वो यूनिट कौन कौन सी हैं? टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अभिवृत्ति, रिसर्च एप्टीट्यूड यानी शोध अभिवृत्ति, कॉम्प्रहेंशन यानी बोध, कम्युनिकेशन यानी कि संप्रेषण, इसके बाद मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड गणितीय तर्क एवं अभिवृत्ति, लॉजिकल रीजनिंग यानी युक्ति युक्त तर्क, डाटा इंटरप्रिटेशन यानी आंकड़ों की व्याख्या, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इसे ही हम ICT के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके बाद 9 है आपका पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट यानी कि लोग विकास एवं पर्यावरण, ये 9वीं यूनिट है। 10वीं यूनिट है आपकी हायर एजुकेशन सिस्टम यानी उच्च शिक्षा प्रणाली, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके फर्स्ट पेपर का सिलेबस है। इसमें किताब जो हम 1-2 किताब आपको बता सकते हैं, जिसे ये किताबें आप ये चीज़ें आपके पास होनी ही चाहिए, ठीक है। किताब में जैसे KBS मदान और अंशुबाला मदान की एक बुक आती है जो कि हिंदी मीडियम में है, ठीक है। तो इससे आप ले सकते हैं फर्स्ट पेपर के लिए, या आप दृष्टि IAS की नेट JRF करके एक बुक आती है उसे भी आप ले सकते हैं। इसके बाद आपको AGP का आपको सेट पेपर लेना है। सेट पेपर का मतलब है कि जो एग्ज़ाम हो चुके हैं नेट JRF के और फर्स्ट पेपर के, तो इसमें उनका सॉल्व दिया होता है, सॉल्व करके दिया होता है, तो ये काफ़ी मदद करता है तैयारी करने में, तो ये भी आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है। अब वहीं हम द्वितीय प्रश्न पत्र की बात करें तो आप जिस सब्जेक्ट से मास्टर डिग्री करते हैं यानी कि जिससे MA करते हैं उससे संबंधित होता है यह पेपर। जैसे यदि अब आपने भूगोल से MA किया है या कर रहे हैं तो वह पेपर आपका दूसरा प्रश्न पत्र होगा, ये आपको याद रखना है। देखिए फर्स्ट पेपर सबके लिए, उसमें आप किसी से भी MA कर रहे हो वो फर्स्ट पेपर आपको देना ही देना है, लेकिन जो सेकेंड पेपर है वो आपके सब्जेक्ट से होता है यानी कि जिसमें आप MA किया है आपने या कर रहे हैं। अब हम भूगोल के पाठ्यक्रम की बात कर लेते हैं। इसमें भी आपकी 10 इकाइयाँ होती हैं, 100 प्रश्न आते हैं और प्रत्येक प्रश्न आपका 2 मार्क्स का होता है। यानी अब क्या हो गया, पहले 50 पहले प्रश्न पत्र से और यहाँ पर 100, तो आपके कितने हो गए, 150 क्वेश्चन हो गए, 2 मार्क्स के हो गए, तो टोटल आपके नंबर कितने हो गए, 300। यानी कि 300 अंकों का पूर्णांक होता है आपके नेट JRF के पेपर में। यहाँ मैं बता दूं दोस्तों कि JRF का एग्ज़ाम कोई अलग से नहीं होता है। जो आप ये नेट का पेपर दे रहे हैं, अगर उसी में आपके अच्छे नंबर आ जाते हैं, बहुत अच्छे, तो आपका JRF हो जाता है। अगर आपके थोड़ा कम अच्छे आते हैं तो नेट हो जाता है आपका,
ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब हम सिलेबस की बात कर लेते हैं इसके। हम भूगोल के सिलेबस की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें पहली यूनिट है आपकी जियोमॉर्फोलॉजी यानी भूआकृति विज्ञान। दूसरी यूनिट है क्लाइमेटोलॉजी यानी जलवायु विज्ञान। तीसरी है आपकी ओशनोग्राफी यानी समुद्र विज्ञान। चौथी है आपकी ज्योग्राफी ऑफ एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण भूगोल। पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी यानी जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल। ज्योग्राफी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड रीजनल डेवलपमेंट यानी आर्थिक क्रियाएं एवं प्रादेशिक विकास का भूगोल, ठीक है। सातवीं यूनिट है आपकी कल्चरल सोशल एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी यानी सांस्कृतिक सामाजिक एवं राजनीतिक भूगोल। आठवीं यूनिट है आपकी ज्योग्राफिकल थॉट यानी भौगोलिक विचारों का चिंतन। ज्योग्राफिकल टेक्निक्स यानी भौगोलिक तकनीकी, यानी कि जो आपका प्रैक्टिकल होता है वो आपकी भौगोलिक तकनीक कहलाती है। इसके बाद है आपका ज्योग्राफी ऑफ इंडिया यानी भारत का भूगोल, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों मैं यहाँ पे बता दूँ आपको कि जो सिलेबस से संबंधित जो पीडीएफ है आपके फर्स्ट पेपर का और सेकंड पेपर का यानी कि ज्योग्राफी का जो पीडीएफ है, मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन दोनों का लिंक दे दूँगा, जहाँ से आप डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। भूगोल के लिए जो किताबें हैं जो मैं आपको रेफ़र करूँगा कि आपके पास ये तो बुकें होनी ही चाहिए, ये बेस है आपका। पहली किताब है आपका भौतिक भूगोल, सविन सिंह सर की है, ये इंग्लिश में भी आती है हिंदी में भी है, ठीक है। मानव भूगोल एस.डी. मौर्य सर की। अरिहंत कंप्लीट पाठ्यक्रम होता है ये, ठीक है। नेट जेआरएफ अरिहंत का कंप्लीट पाठ्यक्रम होता है। इसके अलावा आपका भौगोलिक विचारों का चिंतन ये भी एस.डी. मौर्य सर की है या माजिद हुसैन सर की। वैसे मैं आपको रेफ़र करूँगा कि ये आपके पास दोनों बुकें होनी चाहिए, यानी भौगोलिक विचारों का चिंतन एस.डी. मौर्य सर की भी होनी चाहिए और माजिद हुसैन सर की भी होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपके पास एटलस होना चाहिए ऑक्सफोर्ड का, ठीक है। ऑक्सफोर्ड में आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में है, जिसमें आप बेहतर महसूस करें उसे आप ले सकते हैं आराम से। इसके अलावा आपकी प्रायोगिक यानी कि प्रैक्टिकल है, प्रायोगिक यानी प्रैक्टिकल की जो बुक आती है वो जे.पी. शर्मा की आप ले सकते हैं या के.सी. तिवारी की ले सकते हैं, लेकिन एक बुक आपके पास होनी ही चाहिए। इसके बाद आपका ए.जी.पी. का सेट आता है, यानी कि ए.जी.पी. का सेट आपको फर्स्ट पेपर का भी लेना है और ए.जी.पी. का जो सेट पेपर है वो आपका सेकेंड पेपर यानी कि आपको अपने सब्जेक्ट का लेना है जिससे आप एमए कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये भी आप याद रखें। यहाँ हम शुल्क की बात करें कि जब आप एग्ज़ाम भरते हो, जब इस पेपर को भरते हो तो उस समय आपकी फ़ीस कितनी होती है, ये अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग शुल्क निर्धारित की गई है, ठीक है। जैसे जनरल कैटेगरी के लिए ये 1100 रुपये फ़ीस है, वहीं ओबीसी के लिए ये 550 रुपये फ़ीस है और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और ट्रांसजेंडर के लिए 275 रुपये फ़ीस है आपकी। जब आप एग्ज़ाम के लिए भरते हो, अपना नामांकन कर या रजिस्ट्रेशन करते हो, तब आपकी ये फ़ीस शुल्क लगती है, ठीक है दोस्तों। मैं आपको फिर बता दूं यहाँ पे कि हिंदी और इंग्लिश में जो पीडीएफ होगा सिलेबस इसका, वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, जहाँ से डाउनलोड करके आप आराम से पढ़ सकते हैं। इस वीडियो का भी मैं आपको पीडीएफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अब अगर आपको नेट जेआरएफ से संबंधित कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं, मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों एक जानकारी मैं और दे दूं यहाँ पर आपको कि जो ज्योग्राफी का एजीपी का सेट पेपर है, एजीपी का सेट पेपर, इसको हम हल करने की कोशिश करेंगे ऑनलाइन माध्यम से, यानी कि यूट्यूब के माध्यम से मैं आपको
सेट पेपर हल कराने की कोशिश करूँगा। इस पे हम उठाएंगे 2018 से लेकर के जो अभी तक के एग्ज़ाम हुए हैं, उसमें जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, हम एक दिन में 100 क्वेश्चन हल करने की नहीं कोशिश करेंगे, लेकिन जब भी 2, 4, 10 क्वेश्चन जो भी हम लेंगे उसको हम अच्छे से एनालिसिस करके हल करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको वो भी प्रयास अच्छा लगे तो आप बताएंगे। ठीक है, तो हम शुरुआत करेंगे धीरे धीरे। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हम एक एक वीडियो, एक एक क्वेश्चन हो सकता है, 2, 4, 4, 6, 10 क्वेश्चन जो भी हो पाएंगे हम आपको छोटे छोटे वीडियो उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।